हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्म हाउस में। तो आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो बेसिकली आपको पता है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स क्या है। ये हमारा एक कोर्टिकोकोइड हार्मोन है। अब वो क्या होता है, बेसिकली मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कोर्टिकोकोइड हार्मोन क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है, एसीटीएच का क्या रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल होता है। तो बेसिकली आप अभी इतना ही समझे, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है ये भी हमारे एक कोर्टिकोकोइड हार्मोन है, ठीक है। जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा ना, जैसे ये जहाँ पे कोर्टिकोइड हार्मोन लिखा हुआ ना, ये हमारा कोर्टिकोइड हार्मोन नहीं है, ठीक है। जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन हो गया, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन हो गया, अपने टेस्टोन हो गए, ये सारे हमारे कोर्टिकोइड हार्मोन है, ठीक है। हम आगे थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कि हमारी बॉडी में ना जैसे डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज होते हैं जिससे हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं। तो वैसे हमारी बॉडी में एक पाथवे होता है एसीटेट ममेलोनेट पाथवे, जिसके थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल सीधा नहीं बन जाता है, उसमें भी बहुत सारे लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं। आपको बेसिक में इतना ही समझो कि जो हमारा एसिटेट मेलानोनेट पाथवे है उसके पहले एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे, एचएमजी कोएंजाइम बनाएंगे, स्क्वालिन बनाएंगे, फिर एंड प्रोडक्ट सीधा समझो कोलेस्ट्रॉल बना, ठीक है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन हो गया, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन हो गया, अपना टेस्टोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। ये सारे कौन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, ठीक है। अब उससे पहले समझो कि ये रिलीज कैसे होते हैं। देखो हर एक जो बनाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं सारे हार्मोन्स, पर रिलीज एक जगह से नहीं होते, अलग अलग जगह से रिलीज होते हैं। आपको भी पता है जैसे हमारे एस्ट्रोजन वगैरह कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे फीमेल पता है ना आपको, जैसे जेनेटिक्स वगैरह से रिलीज होते हैं, ओवरीज वगैरह से, ठीक है। तो टेस्टोन कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे टेस्टिस से होते हैं, लेडिक सेल से। तो जो हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन हो गए, ठीक है, सिंपली समझो जो कोर्टिकोइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारे रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। किससे रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। अब एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। आपकी जो दोनों किडनी है ना उसके ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। उसके दो रीजन होते हैं, ठीक है। उसके कितने रीजन होते हैं, दो रीजन होते हैं। एक होता है हमारा एड्रिनल मेडुला, एक होता है हमारा एड्रिनल कोर्टेक्स। मैं आपको आगे डायग्राम के थ्रू सब समझाऊंगा, आप अभी बेसिक समझो। हमारे उसके दो रीजन होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कोर्टेक्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एड्रिनल मेडुला है उससे अपने कैटेकोलामिन्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, कैटेकोलामिन्स। अब कैटेकोलामिन्स क्या होते हैं, आपको तो पढ़ा होगा आपने बेसिक्स में कि जैसे नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सब क्या हमारे कैटेकोलामिन्स है, ठीक है, जिसको हम एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो और ये हमारे रिलीज हो गए एड्रिनल मेडुला से, जो कि एड्रिनल ग्लैंड का एक रीजन है। अब जो एड्रिनल कोर्टेक्स है इसके तीन लेयर होते हैं। आगे क्या लेयर होते हैं, इसके तीन लेयर होते हैं, कौन कौन से। एक होता है हमारा जोना फेसिकुलेटा, एक होता है हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा, एक होता है हमारा जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब क्या होता है, जो जोना फेसिकुलेटा है ये हमारा रिलीज करेगा अपना जो जोना फेसिकुलेटा ये हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करेगा हार्मोन, ठीक है। जो अपना जोना ग्लोमेरुलोसा है ये हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करेगा। अब एग्जांपल क्या है मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन की, एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, जो हमारा हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है वो क्या है, हमारा क्या हाइड्रोकोर्टिसोन है, कोर्टिसोन है, जिसको हम कोर्टिसोल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो रेटिकुलेरिस और टेस्टोन वहां से भी रिलीज होता है। टेस्टोन हमारा लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस से भी रिलीज होता है, एक जगह से रिलीज होता है। टेस्टोन दो जगह से रिलीज होता है, ठीक है। एक लेडिक सेल से भी रिलीज होता है, उसकी में सिंथेसाइज होता है और वहां से रिलीज होता है टेस्टिस से। और एक हमारा रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड के लास्ट लेयर से, इनर मोस्ट लेयर आप कह सकते हो कोटेक्स का, जो रेटिकुलेरिस है, ठीक है। हम आगे आप शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। पहले हम थोड़ा इसकी इंट्रो देख लेते हैं। Glucocorticoids are steroid hormones produced in the zone of fasciculata of adrenal cortex. The main natural glucocorticoid in human is a cortisol. They play an important role in the metabolism, stress response, immune regulation, synthetic glucocorticoids. This is this. ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला है इसमें कि जोन ऑफ फेस्कुलेटा से रिलीज होता है, ठीक है, एड्रेनल कोर्टेक्स से। अब आप आगे के डायग्राम से देखोगे आप समझ जाओगे। वैसे आपको डिटेल में अगर डिटेल में आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देखना है कि कहाँ से रिलीज होता है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि क्या क्या रोल होता है, क्या क्या चीज का, ठीक है। वैसे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के बारे में पूरी डिटेल में, इसके मैकेनिज्म एक्शन वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे बोल रहा है कि जो हमारे बॉडी में जो नेचुरल है ग्लूकोकोर्ड है हार्मोन है वो हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन है, जिसको हम कोर्टिसोल भी कहते हैं। देखो जो हमारा कोर्टिसोल है ना इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब हमारा स्ट्रेस में होता है ना कोई पर्सन, ठीक है, तो ना ये हार्मोन रिलीज होता है बहुत ज्यादा। देखो इसके ना बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी है, इसके कुछ ही पॉजिटिव इफेक्ट है, बट जो हमारे जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स है ना जैसे कोर्टिसोल वगैरह है, इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे। ये बहुत ही मतलब सीरियस इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। आप आगे पढ़ोगे जब इसके साइड इफेक्ट्स में पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स में पढ़ेंगे, आप इसमें देखोगे। तो बेसिकली अभी इतना समझो कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म में भी थोड़ा बहुत प्ले करता है रोल।
इम्यून रेगुलेशन में प्ले करता है रोल, ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। जो सिंथेटिक ग्लूकोकोड्स हैं, जो हम थोड़ी मॉडिफिकेशन वगैरह करके नेचुरल की बनाते हैं, वो हमारे प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, जो कि हम ड्रग्स की तरह ज्यादा यूज करते हैं। अब ये सब मोस्टली ड्रग्स है ना, ये जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं ना, तब ये हम मोस्टली यूज करते हैं अपने ग्लूकोकोड्स वगैरह, क्योंकि पता है आपको, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो भी आपको पता है, कोई भी फॉरेन बॉडी हम किसी पर्सन के अंदर एंटर करता है, तो एज अ एंटीजन एंटर करता है। तो जिसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगता है। अगर देखो, अगर हम हार्ट किसी पर्सन में डाल रहे हैं, तो एक एंटीजन है, जो दूसरे पर्सन का हार्ट है वो एक एंटीजन है, जो किसी पर्सन में डाल रहे हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो जिस पर्सन के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसके पर्सन ना, जब हम उसके अंदर डाल देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो उसकी बॉडी में ना एंटीबॉडीज बनाएंगी उसके लिए अगेंस्ट, क्योंकि उसको पता है ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है। जिससे क्या हो सकता है, बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, यहाँ तक कि ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम ना, बहुत सारे ना अपने जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, वो देते हैं। क्या करता है ना, फिर वो जितने भी अपने एंटीबॉडीज उनको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज नहीं बन पाते हैं। जितने इम्यून रिस्पॉन्स है अपना सब सप्रेस कर देगा, एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगे और इजिली ट्रांसप्लांट होता है। अब डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। अब ये फिलहाल समझो, एक रफ डायग्राम है एड्रिनल ग्लैंड की। जो इसका इनर लेयर देख रहे हो, ये एड्रिनल मेडुला है, जो कि हमारा डोपामिन वगैरह, जो मैंने बताया आपको, कैटेकोलम्स रिलीज करता है। जो इसका ऊपर अपर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा है, जो अपना मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करेगा। जो इन मिडल वाला है, वो हमारा जोना फेस्कुलेटा है, जो अपना ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करेगा। जो इनर मोस्ट है, ये वाला इनर मोस्ट है, ये वाला, ये अपना रिलीज करेगा रेटिकुलेटस है, ये अपना रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब ये देखो, सिंथेसिस है इसकी। देखो, अगर आपको एग्जाम में आया है कि ड्रॉ अ सिंथेसिस ऑफ कोर्टिकोइड हार्मोन्स, तो आपको ये सारा ड्रॉ करना है, ठीक है, जितना है तीनों और सब ड्रॉ करना है। बट आपको आ गया कि अकेले आपको मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन का सिंथेसिस देना है, तो आपको बस ये पहला वाला लिखना है, ये यहाँ से इतना लिखना है बस, ठीक है। इतना लिखना है, ठीक है, आपको इतना लिखना है बस। अगर आपको ग्लूकोकोर्टिकोइड कहा गया, तो आपको बस इतना लिखना है। अगर आपको एंड्रोजन कहा गया, एंड्रोजन पता है ना, टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं, ये इतना लिखना है आपको, ठीक है। अब हम एक एक बार करके देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया एसीटेट मोमेलोनेट पाथवे से हमारा बन गया है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब क्या, जो डेस्मोलेज है ना, ये हमारा एंजाइम है, सॉरी मैंने साथ में लिख दिया, जो डेस्मोलेज है एंजाइम है, ये एक्ट करेगा बीच में एज अ एंजाइम, आपको पता है ना, जो एनहेंस कर देता है कोई भी रिएक्शन को। इसने कन्वर्ट कर देना है प्रेग्नेनोलोन में, ठीक है, प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट कर देना है कोलेस्ट्रॉल को। अब जो प्रेग्नेनोलोन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, किसकी हेल्प से, 3BSD। अब ये देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 बीटा हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम है, ठीक है। मैंने सारे एंजाइम्स के नेम नीचे लिख दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें बीच में लिखता तो बहुत रफ बन जाता है, ठीक है। तो प्रेग्नेनोन है, वो हमारा आगे कन्वर्ट होगा प्रोजेस्टेरोन से, जो जैसे बताया, ये हमारे एक फीमेल हार्मोन भी है, आपको पता होगा, सेक्स हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद हो गया 11 डीऑक्सी कोर्टिसोन। उसके बाद क्या रिलीज होगा, कोर्टिकोस्टेरोन। उसके बाद रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन, जो हमारा हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन बढ़ जाए, तो हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारा जोना ग्लोमेरुलसा लेयर से रिलीज होगा। तो आपको सिंथेसिस ऐसे लिखनी है, या आपको एंजाइम्स लिखने हैं, एंजाइम्स के नीचे मैंने फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड पाथवे की। अब देखो, पहले तो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हुआ प्रेग्नेनोल में, ठीक है, ये डेस्मोलेज एंजाइम की हेल्प से। इसके बाद ये कन्वर्ट हुआ 7 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोल में, किसकी हेल्प से, 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज के एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हुआ 7 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ये ऐसे आपको सीधा लिख देना, ये बन गया, ठीक है। अब देखो, इसका एक और है, एक तो आपने सीधा लिख सकते हो कि ये पहले प्रेग्नेनोल में कन्वर्ट हुआ, ऐसे से बन गया। देखो, अब ये इसका एक और पाथवे है कि जितने भी अपने मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स के जितने भी पाथवे थे, उससे भी ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है। देखो, अगर प्रेग्नेनोल है, ये सीधा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर सपोज करो कि प्रेग्नेनोन से कन्वर्ट नहीं हो पाया, प्रोजेस्टेरोन बन चुका है, तो प्रोजेस्टेरोन से भी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है। अब सपोज करो कि प्रोजेस्टेरोन से भी आगे स्टेप बढ़ चुका है, 11 डीऑक्सी कोर्टिस्टोन बन चुका है, ठीक है। तो ये तब भी कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी कोर्टिसोल में, ठीक है, क्योंकि दोनों पाथवे आप देख सकते हो ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है ना। ये सारे डायरेक्ट स्टेप इनसे है, मतलब कि ये जितने भी स्टेप्स है, इनसे भी बन सकते हैं अपने ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा कोर्टिकोस्टेरोन है, इससे हमारे रिलीज हो जाएगा हाइड्रोकोर्टिसोन। और ये दोनों लेयर हमारे किस चीज के हैं, ये दोनों हार्मोन किस चीज के हैं, ये हमारे जोना फेस्कुलेटा से रिलीज होंगे, जो कि हमारे दोनों ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आप इसको चाहे ना लिखो, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल प्रेग्नेनोलोन, ये लिख दिया। फिर आप ऐसे लिख सकते हो कोलेस्ट्रॉल प्रेग्नेनोल प्रोजेस्टेरोन, फिर ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो कोलेस्ट्रॉल प्रेग्नेनोल प्रोजेस्टेरोन डी ऑक्सी कोर्टिसोन। फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो 7 अल्फा ने एक्ट किया, डी ऑक्सी कोर्टिसोल बना, और ये लिख दो, ऐसे सिंगल सिंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एंड्रोजन, एंड्रोजन का क्या है भाई, कोलेस्ट्रॉल पहले कन्वर्ट हुआ प्रेग्नेनोल में, प्रेग्नेनोल कन्वर्ट हुआ 7 अल्फा हाइड्रोक्सी में, उसके बाद डेस्मोलोजन ने फिर इसको कन्वर्ट कर दिया डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टोन में, ठीक है। उसके बाद अपना कन्वर्ट हो गया
डायहाइड्रोस्टोनाइडिन में, उसके बाद टेस्टोन में, उसके बाद डायहाइड्रोटेस्टोन में, ऐसे से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये इस वाले स्टेप से भी कन्वर्ट हो सकता है, इस वाले स्टेप से भी सिंथेसाइज हो सकता है। तो आपको होप समझ आ गया होगा, एक बार आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, इजी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखो इसका मैकेनिज्म एक्शन ना समझने से, ये आपको मैं थोड़ा थ्योरी समझने से पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। देखो ये चीज देखो, देखो ये क्या हमारा, ये सपोज करो हमारा रिसेप्टर, आपको पता है हर एक ड्रग का एक रिसेप्टर होता है अपना, जिसके ऊपर बाइंड करके अपना एक्शन देता है, ठीक है ना। वैसे ये अपना आर है, ये अपना एक रिसेप्टर है, ठीक है। जो किसका रिसेप्टर है, ग्लूकोकोर्टिकोइड का रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये रिसेप्टर के ऊपर ड्रग बाइंड करेगा और अपना एक्शन देगा, बट इससे पहले एक चीज होता है। देखो ये जो आपको तीन चीज दिख रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ अपने प्रोटीन्स है, ठीक है। जो ये रिसेप्टर को ना इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। आप इतना सपोज करो कि ये कोई बंदा है, उसकी वाइफ है, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। ये कोई बंदा है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, उससे पहले इसके ये तीनों दोस्त हैं जो उसको सहारा देते हैं, ठीक है। जब उसकी बंदे की जीवन भाई, ये तीनों दोस्त अलग हो गए, ठीक है। अब ये जी फिर दोनों मिल गए, इन्होंने आगे शादी कर ली, ये एक्टिव हो गए और आगे अपने रिस्पॉन्स देने लग पड़ेंगे, समझ गए आप। ये इसके दोस्त हैं, रवि, समझो आर मतलब रवि, ये इसके दोस्त हैं। जब इसकी बंदी आई साक्षी, तो ये इसके साथ अटैच हुई, इसके दोस्त अलग हो गए। इसके बाद ये दोनों ने शादी करके ये एक्टिव बन गए, एक्टिवेट रिसेप्टर हो गए, मतलब इसके ऊपर बाइंड करके ये एक्टिवेट हो गए और ये अपने रिस्पॉन्स आगे देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे व्हेन स्टेरॉइड बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, थ्री प्रोटीन HSP70 एंड HSP90 एंड इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन आर डिसोसिएट फ्रॉम रिसेप्टर टू मेक इट एक्टिव। मतलब यही है कि जो तीनों ये प्रोटीन है, इन रिसेप्टर को साथ अटैच होते हैं, इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। जैसे ही अपने स्टेरॉइड हार्मोन आता है, ये इसके साथ बाइंड होते हैं, तो ये तीनों प्रोटीन अलग हो जाते हैं और ये रिसेप्टर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब यही तीन इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। जैसे इसकी साक्षी, ये तीनों दोनों एक्टिवेट हो गए, ये तीनों अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ से आप थ्योरी समझो कैसे है। देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, ठीक है। हमारे आपको पता है जितने भी स्टेरॉइड्स रिसेप्टर होते हैं ना, जितने भी स्टेरॉइड्स ड्रग्स हैं, ये सारे एक्शन हमारे सेल के अंदर ही जाके देते हैं, क्योंकि जितने भी रिसेप्टर है स्टेरॉइड हार्मोन्स के, वो सेल के अंदर ही होते हैं। चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, जितने भी अपने स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, वो सारे एक्शन उसके जितने भी रिसेप्टर वो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। इंट्रासेलुलर ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर, ये इसका नाम तय हुआ है, ठीक है, इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में और एक न्यूक्लियस है। आपने सेल पढ़ा है, नहीं पढ़ा, मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखी है, आप सेल पढ़ सकते हो। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो बेसिक्स है, ठीक है। द configuration of these receptor are such that they are different from proteins, ऐसे मतलब यही बता रहे हैं कि जो इस रिसेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे कि तीन जो प्रोटीन्स है उसके साथ बाइंड होके इन्होंने इसको एक इनएक्टिव फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। मतलब उस रिसेप्टर की बात कर रहे हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, वो एक ऐसे फॉर्म में है, वो एक इनएक्टिव फॉर्म में है, किसकी मदद से, तीन प्रोटीन की मदद से, ठीक है। व्हेन ग्लूकोकोर्टिकोइड बाइंड टू इट्स स्पेसिफिक आर, मतलब कि जब अपना ग्लूकोकोर्टिकोइड जो अपना हार्मोन है, जब अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, जब इसने अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया, तब इट कॉज डिसोसिएशन ऑफ तीन प्रोटीन, मतलब वही तीन प्रोटीन्स की डिसोसिएशन होगी, मतलब डिसोसिएट हो गए, अलग हो गए, और ग्लूकोकोर्ड मेक इट द रिसेप्टर एक्टिव, और वो दोनों एक्टिव हो गए, मतलब जो उसका रिसेप्टर वो एक्टिवेट हो गया, उसके ऊपर बाइंड हुआ, तब वो एक्टिवेट हो गया और अपना एक्शन शो करने लगता, ठीक है। मतलब जैसे वो आया, उसके तीन दोस्त अलग हो गए। जब रवि के लाइफ में साक्षी आई, तो वो उसके दोनों दोस्त अलग हो गए और वो दोनों एक्टिव हो गए, शादी कर ली, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स देने पड़े, ठीक है। द स्टेबल कॉम्प्लेक्स then forms a homodimer and it's actively translocated into the nucleus where it is interact। देखो ये आपको ऐसे बात नहीं समझाएगी, आपको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, उसकी मदद से आपको इजी समझाएगा। देखो ये अपने स्टेरॉइड भाई हैं, ठीक है, ये अपने स्टेरॉइड भाई हैं जो हमारे सेल के अंदर आए, ये उनके रिसेप्टर हैं, इसके ऊपर वो दोनों बाइंड हुए। अब ये जैसे ये एक स्टेरॉइड अपने रिसेप्टर बाइंड कर रहा है, वैसे ही ग्लूकोस्टेरॉइड का दूसरा हार्मोन भी अपना अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है। अब क्या हुआ, इन दोनों ने बाइंड होकर एक डाइमर बनाया, इसको हम डाइमर कहते हैं। जब दो स्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ के कोई चीज बनाए, उसको हम कहते हैं डाइमर। ये एक हमारा डाइमर बन गया, स्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दो बन जाए तो उसको हम डाइमर बना। अब ये डाइमर क्या करेगा, अब ये डाइमर हमारा एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए है। तो ये डीएनए क्या है, मतलब कि ये अपना न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर गया तो क्या किया इसने, देखो न्यूक्लियस के अंदर गया, उसके ऊपर जो अपना डीएनए है इसके ऊपर बाइंड करेगा। देखो हर एक चीज अपने स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करती है। अभी जो ग्लूकोकोर्टिक हार्मोन जी हमारे हैं, ये जहां मर्जी नहीं बैठ सकते, मतलब ये जो हमारा डाइमर कॉम्प्लेक्स है, ये जहां मर्जी नहीं बैठ सकता। इसके लिए एक स्पेशल चेयर होगी डीएनए के अंदर, और उस चेयर का नाम है GRE,
अब इसका मतलब क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, ठीक है। वैसे ही जितने भी अपने टेस्टोस्टेरोन भी होते हैं, वो भी ऐसे ही बाइंड करके ऐसे ही डाइमर बनाते हैं, वो भी ऐसे ही डीएनए के अंदर जाते हैं, वो अपने टीआरई पे बैठते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। अगर जीआरई है, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, अगर एमआरई है तो मिनरलो कोर्टिकोइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। हर एक चीज का ऐसा ही होता है, वो डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट पे बैठेंगे, उसके बाद वो एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए को पता है क्या कहता है, इसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, जो हमारा एक कमांड भेजता है रेबोसोम को कि तुम प्रोटीन बनाओ। आपको पता ही होगा रेबोसोम क्या होता है, रेबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मतलब कि एमआरएनए बना, एमआरएनए राइबोसोम को कमांड भेजा, राइबोसोम ने आगे प्रोटीन बनाया। प्रोटीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए। अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, अब हम थोड़ा थ्योरी देखते हैं क्या लिखा है। तो द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है डैमर जी, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, उसके ऊपर डीएनए के ऊपर बैठेंगे, जिसका नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। मतलब जीआरई एक साइट है डीएनए के ऊपर, जिसके ऊपर ये हमारे डैमर जी बैठेंगे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, मतलब एमआरएनए बनाएंगे। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म, मतलब कि उसके बाद क्या होगा, जो एमआरएनए जी है, ये जो अपना साइटोप्लाज्म में जाएगा। पता है ना आपको, जो राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब कि ये अपना, आपने सुना है जो राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइबोसोम हमारा आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर होता है, ठीक है, उसके ऊपर बाइंड होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम। तो वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो वही है, जो एमआरएनए बन गया, ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, राइबोसोम को बोलेगा कि तू प्रोटीन बना, फिर उसके बाद अपना रिस्पॉन्स मिलेगा। आप पढ़ोगे एक बार, बहुत इजी वर्डिंग है, इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सब्सक्राइब करिएगा इसी बात पे, थैंक यू। तो हम आगे देखते हैं क्या है, ये वही चीज, उसके फॉर्मेशन, उसके फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो इसके बायोलॉजिकल एक्शन करने से पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, क्या है क्लासिफिकेशन देखेंगे पहले हम, ठीक है। देखो मैंने ना एक इसके साइड इफेक्ट्स के ना वो भी बनाए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, वैसे ही आपको इजी लर्न हो जाएंगे शॉर्टकट। ठीक है, अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्या है। देखो, जो शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब जो छोटे समय में काम कर देती है, अपने 8 से 12 घंटे में अपना काम करके निकल जाती है, उसको नाम है हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन को हम कोर्टिसोल भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है इंटरमीडिएट प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये आप अलग अलग नाम है। लॉन्ग एक्टिंग में अपना पैरामीथासोन, बेटामीथासोन, डेक्सामीथासोन, ठीक है। तो ये इसके बहुत है। अब हम पढ़ते हैं इसके बायोलॉजिकल एक्शंस, ठीक है। देखो इसका बायोलॉजिकल एक्शन खुद रीड कर लोगे, इजी है ये। मतलब कि ये ग्लूकोड एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, एंटी इफेक्ट देता है, मतलब कि अपना ये इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देता। इंसुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए। मतलब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं करता, और मतलब कि ग्लूकोज को पहुंचाता है सेल में, जो सेल अपना ग्लूकोज को यूज करके अपना एनर्जी लेते हैं, ठीक है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी बनाते हैं ग्लूकोज को यूज करके। तो बेसिकली वो इंसुलिन को अपना ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं पहुंचाने देगा, एंटी इंसुलिन इफेक्ट देगा, ठीक है। क्योंकि ये कब हमारे काम आएगा, जब हमारी बॉडी भूख लगे, जब हमने व्रत रखा होगा, या फिर हमारे को न्यूट्रिशन ना मिल रहा होगा, तब हमारे को ये हेल्प करता है अपना एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये ग्लूकोज का लेवल अपने ब्रेन में पहुंचाता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। फैट मेटाबॉलिज्म, लिपोलिटिक एक्शन देता है। लिपो मतलब फैट्स, लिटिक मतलब ब्रेकडाउन, मतलब फैट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन क्या होता है? ग्लूकागोन हमारा एक कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज का, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज इकट्ठे मिलकर ग्लूकागोन बनाते हैं, ठीक है। ये ग्लूकागोन की ब्रेकडाउन करेगा, जिससे बहुत सारे अपने ग्लूकोज निकलेंगे, और ग्लूकोज फिर अपने ब्रेन के अंदर जाएंगे, अलग अलग एक्शन करेंगे। पता है नहीं ग्लूकोज के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। सीएनएस का भी यही है भाई, ये इफ यूफोरिया करेगा, मतलब कि स्लीपनेस, डिप्रेशन वगैरह कर देगा। तो इजी या बेसिक कंस्ट्रक्शन पता ही है, हाइपरटेंशन करेगा। तो ब्लड में क्या है, एनहेंस तो आरबीसी, ये बताइए आरबीसी प्लेटलेट्स न्यूट्रोफिल्स की जो हमारी ब्लड के अंदर नंबर्स तो बढ़ा देगा, बट इसिनोफिल्स बेसोफिल जो हमारे डब्ल्यूबीसी है, इनके नंबर्स कम कर देगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल भी हमारा डब्ल्यूबीसी है, बट सबके नहीं करेगा। इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ये सबके करेगा। स्टमक में क्या करेगा? इट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड पता ही है आपको क्या होता है, एचसीएल, ठीक है, इसकी सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा। तो इजी आप देख सकते हो, ठीक है ना। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दे देगा, तो आप रीड करोगे आपको पता लग जाएगा। अब थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है इसके, देखो रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे मैंने बताया था आपको, रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे हेल्प करता है, जब हम कोई भी चीज, जैसे एक पर्सन है उसको हार्ट चाहिए, ठीक है, तो हमने दूसरे पर्सन से हार्ट लेकर उसको देना है। तो बेसिकली हम पहले उसको ना एक अपना इम्यूनोसप्रेसिव इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो हमारे जितने भी ग्लूकोकोर्टिस वगैरह के एंटागोनिस्ट होते हैं, वो हम ग्लूकोकोर्टिस वगैरह देते हैं, क्या ना वो क्या करेगा आगे जाके,
जितना भी एंटीबॉडीज आपको पता है कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर आती है वो एज ए एंटीजन आती है, कोई भी चीज हो फॉरेन बॉडी को हम एंटीजन कहते हैं जब हमारे एंटर करती है बॉडी के अंदर। तो जो दूसरे पर्सन का हार्ट है वो भी तो एक एंटीजन ही है, क्योंकि हम किसी अंदर किसी दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वो एंटीजन ही है। ठीक है, उसका अगेंस्ट फिर हमारी बॉडी का एंटीबॉडीज बनाएगी, जिससे एक्शन हो सकते हैं, रिएक्शन हो सकते हैं, अलग अलग एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडीज नहीं बन पाते और इजिली हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आप वही चीज लिखा हुआ आप रीड करोगे आप पता लग जाएगा। ये हम एड्रीनल हाइपरप्लाज्मा में दे सकते हैं हम। इसका फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक्स या आर्थराइटिस में यूज करते हैं। आर्थराइटिस पता है वो क्या होता है? आर्थराइटिस होता है अपना गठिया जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि दोनों हमारी जो टिबिया और टिबिया और अपनी फीमर बोन होती है ना, उसके बीच में जो अपना गैप होता है, जिसके बीच में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम गठिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना गोडे किसके, गोडे नहीं किसके, वो कार्टिलेज थिन हो जाता है। ठीक है ना, अस्थमा में यूज कर सकते हैं, एलर्जी के रिएक्शन में यूज करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, स्किन डिसीज में, ये ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स भी आप लोगों को से जी मतलब ग्लूकोमा, ग्लूकोमा कहते हैं इसके अंदर जो आइस के अंदर हमारा ओकुलर प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे आइस बार बार को आती है लिम्ब मसल में, यू अल्सर पेप्टिक, ये आप रीड कर सकते हो। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, फार्म आउट्स करके ऐसे ही मिलेंगे, जिस कंडीशन में भी है ना वैसे ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये अपने कुछ है, ये अपने क्या है, ग्लूकोकोर्टिक सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब कि जो आपको पता है हर चीज के एंटागनिस्ट होते हैं, तो ग्लूकोकोर्ट की सिंथेसिस नहीं होने देंगे। सपोज करो हमारी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोकोर्ट बनने लग पड़ा है, ठीक है, तब उसको रोकना है क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट भी तो बहुत है ना, तो इसलिए हम ये अपनी सिंथेसिस इनहिबिटर देंगे जिसकी वजह से नहीं बनेगा। अब इसमें कौन से हैं? मिथाइल मैथीरापोन, मैथीरापोन क्या है, ये हमारे इनहिबिट कर देगा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज के, ये जो एंजाइम है जो हमारे आगे बनाता था डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरॉइड बनाता था। अब आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, देखो बनाता था, अब आप बोलो ये क्या होता है? रुको मैं बताता हूँ आपको यहाँ से। ये देखो, जो अपना ये है ना, ये अपना इस चीज को इनहिबिट कर देगा। ये अपना क्या नहीं बनने देगा, ये डीऑक्सी कोर्टिसोन नहीं बनने देगा, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं बनने देगा, आगे नहीं बनेगा, क्योंकि 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल मतलब हाइड्रोकोर्टिसोन ही है। ये नहीं बनेगा तो हमारा ये नहीं बनेगा, अगर ये नहीं बनेगा तो हमारा आगे रिलीज नहीं होगा। तो बेसिकली अपना ये इस चीज को इनहिबिट कर देता है, इस चीज को भी इनहिबिट कर देगा, क्योंकि इससे भी तो ये बन सकता है, इन दोनों को इनहिबिट कर देगा जिसकी वजह से अपना ग्लूकोन नहीं बन सकता। ठीक है, तो बेसिकली आप पढ़ोगे आपको समझ लग जाएगा, आपने एग्जाम्स पढ़ोगे ना एक बार वही चीज लिखा हुआ है, 11 डीऑक्सी नहीं बनने देगा। अमीनो ग्लू अमीनो ग्लूटी थाइमिड क्या है, अमीनो ग्लूटाथाई एट, इसमें क्या है, ये अपना एट ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू प्रेग्नल, मतलब कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नल में नहीं कन्वर्ट होने देगा। ठीक है, डेस्मोलाइज एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नल में कन्वर्ट करता था, उसी को ब्लॉक कर देगा। अब प्रिलोस्टैन क्या है, ये इनहिबिट कर देगा 3 बीटा हाइड्रोक्सी डी हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसको ब्लॉक कर देगा। आप ऊपर सिंथेसिस देखोगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब इसके एंटागनिस्ट क्या है, ग्लूकोड के, ये मेफप्रिस्टोन भी है, ये हमारा ना एक वो भी है अपना, इसको क्या बोलते हैं, मेफप्रिस्टोन अपना एक स्टेरॉयड हार्मोन भी है, और साथ में ना इसको हम उसमें यूज करते हैं मोस्टली बर्थ कंट्रोल्स वगैरह में। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई ना, बर्थ कंट्रोल्स पिल्स में आते हैं ये सब। ठीक है, तो भाई ये भी इसको इनहिबिट कर देगा। तो होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसे बने रहिए, ऐसे ही आपको मजेदार टॉपिक मिलेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन इजी इजी एग्जांपल के साथ। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।